हाँ, अगर समझ ना लगे तो बार बार रीड करना चाहिए। एक छोटी सी छोटी बात पे भी ना सवाल बेस कर होता है। अभी यहाँ पर तो हम सारे मिलके बैठे होते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि इसका ये मतलब है। पेपर में तो हमने वही मतलब निकाल लिया ना जो समझ लग गया, होते भी अकेले हैं सब लोगों के होने के बावजूद। द ट्रायल बैलेंस ऑफ मून मार्ट डिड नॉट एग्री। अब पहला सवाल का मैंने यहां से आपका पूछना है, एंड द शॉर्टेज ऑफ 2,15,000 डेबिट साइड वाज कैरीड टू द सस्पेंस अकाउंट। 2,15,000 शॉर्ट है ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड पे, तो सस्पेंस अकाउंट का ब्रॉड ऑन किस साइड पर आएगा? डेबिट साइड पे, शॉर्ट साइड पे आता है। तो 2,15,000 आ गया ब्रॉड ऑन उसका। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस शो नेट प्रॉफिट 1,431,000। उसने प्रॉफिट भी दे दिया और उसने हमें सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस भी दे दिया। कहता है ड्यूरिंग रिव्यू द मैटर्स वर नोटेड। सबसे पहला मैटर उसको नजर आया, अ रिटर्न आउटवर्ड 18,000 वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ रिटर्न इनवर्ड अकाउंट इन जनरल लेजर। ये बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है, ये वाला लफ्ज। उसने कहा रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड होता है परचेज रिटर्न, उसने लिख दिया रिटर्न इनवर्ड। अच्छा, अब अगर वो ये कह देता उसने लिख दिया डेबिट ऑफ रिटर्न इनवर्ड या क्रेडिट ऑफ रिटर्न इनवर्ड, तो इसका मतलब है उसने डेबिट क्रेडिट जो लिखा है उस पर फोकस करना। अभी उसने कह दिया रिटर्न इनवर्ड लिख दिया, इसका मतलब है उसने परचेज रिटर्न लिख दिया, जिधर परचेज रिटर्न आती है उसी साइड पर लिख दिया। अगर वो कहते ना परचेज में लिख दिया, परचेज डेबिट कर दिया। अगर वो कहते रिपेयर में लिख दिया, रिपेयर को डेबिट कर दिया। सेल में लिख दिया, सेल को क्रेडिट कर दिया। जब वो डेबिट क्रेडिट खुद ना बोले ना, तो फिर उस एलिमेंट की नेचर देखनी है, और अगर डेबिट क्रेडिट वो खुद लिख दे तो फिर वही इस्तेमाल करना। अब इसमें वो कहता है रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड होता है सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, और कहता है परचेज रिटर्न हुआ, परचेज रिटर्न को करना था क्रेडिट, हमने सेल रिटर्न लिख दिया, मतलब हमने सेल रिटर्न तो डेबिट होता है, तो हमने सेल रिटर्न को डेबिट कर दिया। अब एक तो सेल रिटर्न को भी क्रेडिट करेंगे और परचेज रिटर्न को भी क्रेडिट करेंगे और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ये हमारे पास पहली चीज आ गई कि सस्पेंस अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न भी क्रेडिट और सेल्स रिटर्न भी क्रेडिट। $18,000 ये हमारे पास आई अगली अमाउंट। अच्छा, सबसे ज्यादा इसमें गलती बच्चों ने की थी, सबसे ज्यादा जो पेपर में आई कैप की जो आई रिमार्क्स है, वो कहता है कि जी ये बहुत सारे बच्चों ने गलत एंट्री लिखी। कहता है सेल इनवॉइस 42,000, पोस्टेड ट्वाइस, 2 दफा लिख दिया इन सेल्स लेजर। अब लोग समझते हैं कि शायद सेल में 2 दफा लिख दिया, सेल्स लेजर में 2 दफा लिख दिया, और सेल्स लेजर होता है अकाउंट रिसीवेबल। उसने अकाउंट रिसीवेबल को लिखना था 1 दफा, लिख दिया 2 दफा। इसका मतलब 1 दफा खत्म कर देंगे। अकाउंट रिसीवेबल हमारा डेबिट होता है या क्रेडिट? डेबिट। 2 दफा डेबिट कर दिया, तो 1 दफा से, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 42,000। तीसरे नंबर की ट्रांजैक्शन, accumulated balance of accumulated depreciation of equipment was brought forward 641,000 instead of 461,000 in 1/1/21। कह लो कि ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो मैं डिस्कस करता हूं। बैलेंस ऑफ accumulated depreciation of equipment was brought forward 641,000 instead of 461,000। बताओ accumulated depreciation का बैलेंस आपने ज्यादा लिख दिया या कम? ज्यादा लिख दिया। accumulated depreciation बाय डिफॉल्ट डेबिट होता है या क्रेडिट? क्रेडिट होता है।
तो ज्यादा लिख दिया तो कम कर दो। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, सस्पेंस अकाउंट कितना, अच्छा अब जरा 2 मिनट के लिए आपकी तवज्जो चाहिए होगी। हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड होता है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है, या WDV कह लो। स्ट्रेट लाइन मेथड जब हो तो हम डेप्रिसिएशन किस पर अप्लाई करते हैं, कॉस्ट पर अप्लाई करते हैं, ऐसा ही है। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कोई ताल्लुक नहीं होता डेप्रिसिएशन फाइंड करते वक्त, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कोई ताल्लुक नहीं होता डेप्रिसिएशन फाइंड करते हैं, वो डायरेक्ट कॉस्ट पर अप्लाई होती है। तो अगर आपका कोई एरर आ जाए ना और रेक्टिफिकेशन के अंदर नॉन करंट एसेट नजर आ रहा है, तो सिर्फ नॉन करंट एसेट के ऊपर रेट अप्लाई करो और अपनी डेप्रिसिएशन ठीक करो। लेकिन अगर WDV मेथड हो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो उसके अंदर तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके डेप्रिसिएशन लेते होते हैं। इसका मतलब है अगर एसेट में गलती होगी तो भी डेप्रिसिएशन अफेक्ट होगी, और अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गलत होगी तो भी डेप्रिसिएशन गलत होगी। आपने तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉड ऑन ही गलत लिख दिया। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कितनी अमाउंट से गलत लिखा, 1,80,000 से। तो क्या जो डेप्रिसिएशन निकाल के लिख बैठे हैं वो ठीक होगी? फिर जो फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन का फार्मूला क्या लिखा होगा, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाइड बाय रेट, कहते हैं ना ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल। तो कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो आपने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस की थी वो गलत है, तो इसका मतलब है जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है वो भी गलत है। या तो आप वहां पर सोच समझ के थोड़ा सा टाइम लगा के आंसर निकाल लें, या मैं आपको एक ट्रखालोजी मेथड बता देता हूं, वो जो डायरेक्ट आपका काम हो जाए। कैसे कि अगर आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है तो सिर्फ एसेट को देखना, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट लेते वक्त किसको देखना है, सिर्फ एसेट को। और अगर WDV है तो फिर उनको नेट करके लेना है। क्या करके लेना है, नेट करके। इसमें तो नेट है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है और वो भी डेबिट हो रही है। तो बताओ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे या रिवर्स, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे या रिवर्स, चार्ज या रिवर्स। देखिए आपने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इसका मतलब है अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कम कर रहे हो तो एसेट बढ़ा रहे हो। अक्यूमुलेटेड डेबिट कर रहे हो ना, तो डेबिट करने का मतलब क्या है, काम कर रहे हो या ज्यादा। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कम कर रहे हो तो एसेट बढ़ जाएंगे। एसेट क्या कर रहे हो, तो जब एसेट बढ़ जाता है तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ये ट्रखालोजी नहीं है, ये तो कॉन्सेप्ट है। क्या हुआ, ये तो हमने ठीक किया, उसने तो गलत क्रेडिट किया था। उसने चलो उसने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ज्यादा लिखी थी या कम, ओके ज्यादा लिखी थी, उससे बुक वैल्यू कम आ गई थी। जब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ज्यादा लिखी थी तो बुक वैल्यू कम आई होगी और डेप्रिसिएशन भी कम आई होगी गलती से। अब हमने इसको ठीक करना है, तो जितनी डेप्रिसिएशन कम आई उतना चार्ज करते। डन। चलो अब है ट्रखालोजी मेथड। आपने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को समझो कि ये एसेट है, क्या समझो ये, और ऐसे डेबिट होता है तो चार्ज, क्रेडिट होता है तो रिवर्स। अब कहेंगे सर ये कैसे हम समझ लें, आप मुझे बताओ डेप्रिसिएशन की एंट्री बताओ, थ्रू अक्यूमुलेटेड या PPE, ऐसा करते होते हैं। तो उसकी जगह वो लिख तो रहे हैं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होने का मतलब होता है हम एसेट कम कर रहे हैं, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होने का मतलब है हम एसेट बढ़ा रहे हैं। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट करने का मतलब है हम एसेट, और एसेट कम करेंगे तो डेप्रिसिएशन कम होगी। अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या कर रहे हो, कम कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हो, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कम कर रहे हैं तो इसका मतलब है एसेट हम बढ़ा रहे हैं। तो अगर एसेट बढ़ाएंगे तो डेप्रिसिएशन हमारी चार्ज होगी, रिवर्स। तो 1,80,000 के ऊपर रेट अप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कर लो अप्लाई आप लोग जी। ये देखें, पहले आपने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ज्यादा लिखने की वजह से 1,80,000 ज्यादा लिखी थी ना, आपके एसेट कम हो गए, और जो आपने डेप्रिसिएशन फाइंड की थी वो कम फाइंड हुई। अब हमने डेप्रिसिएशन ज्यादा करनी है, वो कितना इफेक्ट आएगा, वो ये 1,80,000 का 10% 15% है,
तो 1,80,000 का 15% लेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे क्योंकि पहले डेप्रिसिएशन कम चार्ज की हुई है। तो सिंपल, आपने पेपर में इतना ज्यादा नहीं सोचना। अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है तो मतलब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो कम हो रही है बट एसेट बढ़ रही है, क्योंकि उसको नेट करके हमने बुक वैल्यू फाइंड करनी है, तो बुक वैल्यू फिर ज्यादा आ गई तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। ये तो सेशन के एंड तक प्रैक्टिस रहेगी तो ये याद है ना, थोड़ा बहुत पेपर के लिए थोड़ी सी नई बात है ना। हाँ हाँ जी, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कर लो, फिर जब तक लाइट रिकनेक्ट नहीं होती तब तक आप ये कर लो, 15% लो 27,000। तो डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अगली वैल्यू आप फाइंड करो। हमने ज्यादा पहले चार्ज की होती, एसिड कम आया, कम करना होता तो फिर हम लोग इसको डेप्रिसिएशन रिवर्स कर देते हैं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट। वो जो अमाउंट होती है उसमें पा लेते हैं सर, एंट्री रिवर्स में। हाँ चलिए, हमारे पास डेप्रिसिएशन डेबिट, accumulated depreciation credit 2700,000। तो इसके बाद हमारे पास आ गया फोर्थ पॉइंट। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्रीज होती है। कहता है फॉलोइंग एंट्रीज इन कैश बुक। क्या लिखा हुआ है? इन कैश बुक। इसका मतलब है अगर कैश डेबिट या क्रेडिट हो रहा है तो वो हुआ हुआ है। अब कैश बुक में एंट्री लिखी हुई है नॉट पोस्टेड टू जर्नल लेजर। आपको पता है ना, 4 ही तो लेजर है टोटल। कहता है सपोज दैट आपके पास कैश सेल्स है तो क्या एंट्री पास होती है? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। कहता है कैश बुक में डेबिट हुआ हुआ है, सेल में लिखा हुआ, हम सेल में लिखकर दूसरी साइड पर सस्पेंस है, क्योंकि एक साइड अब क्लियर है, कैश वाली बात ठीक लिखी हुई है, उसकी जगह सस्पेंस लिखते जाएंगे। और बाकी जब भी वो कहता है ना फलां लेजर से दूसरे लेजर में पोस्ट नहीं किया, तो जिस लेजर में है अब वो दोबारा एंट्री में नहीं आएगा। जैसे उसने लिखा रिसीट ऑफ एनुअल रेंट फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2022 अमाउंटिंग 336,000। कहता 3,36,000 हमने 12 महीनों का रेंट लिया है, कैश बुक में कैश डेबिट हुआ है। और दूसरा कहां पर जाना था इसने? एक रेंटल इनकम में जाना था, एक एडवांस रेंट में जाना था। ये नहीं पता चला। आपका ईयर एंड है दिसंबर 2022, आपको जो रेंट मिला हुआ है ना 3,36,000, ये मिला हुआ है मार्च 2022 तक का। ये आपका इनकम एक्सपेंस है, इनकम है क्योंकि रिसीव किया है ना। तो जितना एडवांस है वो लायबिलिटी के नाम से लिखा जाएगा और जितना हमारे साल का है वो रेंटल इनकम के नाम से लिखा जाएगा। और कैश जो डेबिट होना था वो तो हो चुका है। तो फिर हम एंट्री क्या बनाएंगे? आप सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर दोगे कैश की जगह, 3 लाख, रेंटल इनकम 9 मंथ और अनअर्न्ड इनकम या एडवांस रेंट। ये एडवांस रेंटल इनकम है 252,000। होना था कैश डेबिट और ये एंट्री, बट कैश बुक में लिखा हुआ है एक रेंटल इनकम नहीं लिखी हुई। आप कहेंगे सर सारा रेंटल इनकम में लिख देते हैं, लेकिन 3 महीने का तो हमारा है ही नहीं। उसके बाद पेमेंट 2,20,000 फॉर इक्विपमेंट परचेज ऑन 1 मई 2021। इक्विपमेंट जब खरीदा होगा उसकी पे क्या एंट्री पास की होगी? इक्विपमेंट टू कैश। अब कैश लिखा हुआ है, इक्विपमेंट नहीं लिखा हुआ, तो इक्विपमेंट का तो डेबिट और सस्पेंस अकाउंट का तो क्रेडिट। इक्विपमेंट टू
2,20,000 आ गया नॉन करंट एसेट। जैसे ही नॉन करंट एसेट आता है डेप्रिसिएशन का इफेक्ट, तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी रिवर्स पूरे साल की या 8 महीनों की? 8 महीनों की, क्योंकि 1 मई को तो एसेट खरीदा है। तो 2,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 8/12। depreciation to accumulated depreciation। हाँ जी, कैश परचेजेस एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश परचेजेस की, परचेजेस टू कैश। कैश तो लिखा हुआ है, परचेजेस लिख दो बस। परचेज डेबिट सस्पेंस अकाउंट आगे कहते हैं आफ्टर पासिंग ऑल एडजस्टमेंट द रिमेनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट इज टू बी कंसीडर्ड लॉस फ्रॉम एम्बेजलमेंट। कहता है भाई अगर सस्पेंस अकाउंट बना लो आपकी सारी गलतियां ठीक हो जाएंगी, जो बाकी डिफरेंस आएगा वो कोई चोरी चकारी हो गई है, कोई खुर्द-बुर्द हो गई है, और 15% आपका, तो आपने एक सस्पेंस अकाउंट मेंटेन करना है और एक नेट प्रॉफिट को सही भी करना है। गुजारा हो जाएगा यहां पे या ज्यादा छोटा हो गया? चलें जी, एक दो बना लो सस्पेंस अकाउंट और एक प्रॉफिट को ठीक कर लो, नेट प्रॉफिट। आपका गिवन कितना है नेट प्रॉफिट? 1,431 और इसका ब्रॉड ऑन कितना है? 2,15,250 डेबिट ही है जी। अच्छा पहले कोई एक चीज कर लेते हैं, सस्पेंस अकाउंट को खत्म कर लें। सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट करेंगे ना परचेज रिटर्न के नाम से, फिर अकाउंट रिसीवेबल के नाम से डेबिट हो रहा है, फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से 180,000 रेंट तो भी आई नहीं है। फिर उसके बाद रेंटल इनकम और एडवांस रेंट 252,000, फिर इक्विपमेंट के नाम से फिर परचेज के नाम से 50। कहता है मोस्टली तो जब आपका ये बनता है ना सस्पेंस अकाउंट, ये टैली कर जाता है, लेकिन कहता है ये टैली नहीं करेगा, जो डिफरेंस आएगा वो आपने एसओपीएल को चार्ज करना है, अब वो इनकम बनेगी। टोटल बता दें कितना बन गया? 6, इधर भी 620, जो डिफरेंस आएगा हम उसको लिख देंगे एसओपीएल के नाम से। पहले इसको ओके करें, यहां तक ओके हैं सारी एंट्रीज वगैरह, मेन एंट्रीज को देखना है। अब नेट प्रॉफिट को अफेक्ट कैसे होता है वो आपको याद होगा, जो चीज है एसओपीएल की वो भी आएगा, वो तो आना ही आना है ना, क्योंकि वो भी तो हमारा लॉस है, वो भी हमारे ये जिसको मैंने हाईलाइट किया ना चीजों को, सिर्फ यही एसओपीएल के एलिमेंट है, सारे यही एसओपीएल के एलिमेंट हैं। तो बस लिखते जाओ अब परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न
फिर डेप्रिसिएशन, फिर रेंटल इनकम, फिर डेप्रिसिएशन, फिर परचेज, और फिर लॉस। ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया, करेक्टेड प्रॉफिट। हाँ जी, इसमें अगर आपको कोई अभी भी स्टिल, क्योंकि आपने सवाल किया और लाजमी किया करो, इससे ही पता चलेगा कि आपने मुझसे आकर क्या डिस्कस करना। अगर समय लग गया तो ठीक है, नहीं तो लाजमी पूछ लिया करो। खत्म करते हैं इसको। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 33। अच्छा, ये बाकी सवालों से ज्यादा अच्छा सवाल है। जरा इस सवाल को बड़े ध्यान से देखना है। एक एंट्री तो आई कैप लाजमी वो ट्रिकी पूछता है, एक एंट्री तो कम न कम। लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास है 1050 और नेट प्रॉफिट है 6,50,000। ठीक है। The following errors and omissions were found on detailed review of the financial statement. Items not included in the statement of comprehensive income. अब उसने क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपने जो जो चीज कंप्रीहेंसिव इनकम में नहीं लिखी, इसका मतलब है नहीं लिखी होगी तो आपका प्रॉफिट भी गलत आया होगा, ग्रॉस प्रॉफिट भी और नेट प्रॉफिट। पहली चीज, फ्री सैंपल 25,000 वर सेंट टू पोटेंशियल एंड रेगुलर कस्टमर। ठीक होगी बात, आपने 25,000 के सैंपल दिए और उसकी एंट्री पास नहीं की। अच्छा, अगर आप 25,000 के सैंपल दोगे तो एंट्री क्या पास करोगे? फ्री सैंपल डेबिट हो जाएगा और परचेजेस क्रेडिट होगा। क्या क्रेडिट होगा? परचेजेस। पीरियोडिक सिस्टम है ना जी। अगर नाम बताया हो तो कौन सा करते हैं? हाँ, चलिए आप एंट्री पास करोगे फ्री सैंपल डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। हाँ, कितनी अमाउंट है? फिर गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वर टेकन बाय द ओनर एंड सेल वैल्यू 25 यूज फॉर ऑफिस रिपेयर। अच्छा, कुछ गुड्स आपने सैंपल के तौर पर निकाल ली और कुछ गुड्स आपने ऑफिस पर्पस के लिए निकाल ली, और जो अपने पर्पस के लिए निकाली वो तो होगी ड्राइंग्स, और जो ऑफिस पर्पस के लिए निकाली है तो ऑफिस पर्पस डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। ऑफिस पर्पस डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। ऑफिस पर्पस ये नहीं पेपर में भी ऑफिस पर्पस लिखना है, जैसे यहां पर रिपेयर है तो रिपेयर डेबिट, स्टेशनरी हो तो स्टेशनरी डेबिट, फर्नीचर हो तो फर्नीचर डेबिट। जो चीज जिस मकसद के लिए निकाली है वो चीज डेबिट। तो हमारे पास सबसे पहले तो एंट्री पास हो जाएगी ड्राइंग्स डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 10। और इसी के अंदर दूसरी एंट्री होगी ऑफिस रिपेयर डेबिट, 2083। अब जो लोग थोड़ी सी भोली तबीयत के मालिक हैं वो देखेंगे कि क्वेश्चन के अंदर तो 2500 लिखा हुआ है, हम क्यों उसको 2083 पे लिख रहे हैं? क्योंकि ये सेल वैल्यू है, हमें कॉस्ट पे लेना है, और जब भी स्टॉक इन आउट होता है हमेशा अपनी कॉस्ट वैल्यू पे होता है।
ये ड्राइंग्स की कॉस्ट ही थी। अगर ड्राइंग्स भी सेल वैल्यू पे होता तो उसकी भी कॉस्ट फाइंड करिए। उसने सीपीएस इसलिए तो दिया हुआ था कि कोई ना कोई कॉस्ट से सेल या सेल से कॉस्ट हमें फाइंड करनी पड़नी थी। अगर सेल के अलावा ना स्टॉक जब भी आउट हो, सेल के अलावा वो हमेशा कॉस्ट पे होता। या दूसरे लफ्जों में जब भी आप परचेज डेबिट या क्रेडिट करो कॉस्ट पे करते हैं, उसको सेल वैल्यू पे नहीं करते। अनपेड सैलरीज एंड ट्रांसपोर्ट इनवर्ड पेबल अमाउंटिंग ₹10 and 10,000 20 and 10,000 अनपेड सैलरी एसओसीआई में नहीं लिखी। तो अनपेड सैलरी का क्या करते हैं एसओसीआई में? सैलरी में ऐड और करंट लायबिलिटी, और बिल्कुल कैरेज भी यही चीज है। तो अब हम क्या करेंगे? सैलरी डेबिट और सैलरी पेएबल 20,000 से। और ये एडजस्टिंग एंट्री नहीं हमने पढ़ी थी, ये वही है। और कैरेज इन डेबिट और कैरेज इन पेएबल 10,000। हाँ जी, तो इसलिए तो पेएबल लिखा है, इसलिए तो हमने पेएबल लिखा है। तो सैलरी डेबिट, सैलरी पेएबल क्रेडिट और कैरेज इन डेबिट, कैरेज इन पेएबल। हाँ जी, नेक्स्ट ऑफिस फर्नीचर पे आ जाओ। अच्छा, ऑफिस फर्नीचर में मसला था आप लोगों को। देखिए, अच्छा जब भी वो इधर वापस आओ, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी एंट्री सही नहीं पास हो, तो आपने करेक्ट रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइंग एंट्री के फॉर्मेट में चले जाना। अब आप बताएं, एन ओल्ड फर्नीचर 2000 वाला फर्नीचर आपने 3000 का बेच दिया, तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी थी? कैश डेबिट 3000 से, फर्नीचर क्रेडिट 2000 से, एसओपीएल 1000 से। ऐसा ही करना था। हाँ जी, कोई अभी तो क्या क्रेडिट सेल है? फर्नीचर सोल्ड फॉर रुपीज एंटर इन द सेल्स डे बुक, तो सेल डे बुक में लिख दिया। सेल डे बुक क्रेडिट सेल, वो तो ओरिजिनल कोई स्टॉक सेल करते तो करते ना, इसमें तो उसने ये नहीं कहा, उसने कहा सेल डे बुक में लिख दिया। ये क्रेडिट सेल तब होती है अगर इन्वेंट्री, ये तो गलत एरर किया है ना आपने। हाँ जी, कैश डेबिट 3000 से, फर्नीचर जी होती ओरिजिनल एंट्री। उसने फर्नीचर को क्रेडिट करने की बजाय सेल को क्रेडिट कर दी। फर्नीचर को क्रेडिट करने की बजाय सेल को क्रेडिट कर दी। गलती सिर्फ ये है, मतलब बाकी सब कुछ ठीक है। क्रेडिट किसको करना था? फर्नीचर को। उसने किसको क्रेडिट कर दिया? सेल को। अब हम जब इसको रेक्टिफाई करेंगे तो कैश ने तो डेबिट उसने कर दिया हुआ है। कैश डेबिट करना था, रिसीवेबल डेबिट करना था या कैश डेबिट करना, वो हो चुका है। प्रॉब्लम ये है, करना था सेल को क्रेडिट, उसने कर दिया फर्नीचर को। अब सेल को कर देंगे डेबिट और फर्नीचर को कर देंगे, और जो एसओपीएल है वो 1000 से, क्योंकि उसने सिर्फ वो एंट्री पास किया जिस अमाउंट पे सेल हुआ है। क्या हुआ? सेल 3000 से, क्योंकि उसने तो जिस पे बेचा है ना उसी से एंट्री पास की है। सेल डेबिट हो जाएगा 3000 से, फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा 2000 से, और एसओपीएल 1000 से।
तो हमारे पास एंट्री बन गई सेल डेबिट फर्नीचर क्रेडिट और SOPL क्रेडिट 1000। उसके बाद सी 24,500 वर पे टू क्रेडिटर्स। 24,000 हमने क्रेडिटर को पे किया, ठीक है, इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ 25,000 एंड डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अब देखिए, जब आपने 25,000 वाले क्रेडिटर्स को 24,500 पे करके सारे पैसे सेटल करोगे तो एंट्री बताओ क्या पास करोगे? अकाउंट पेबल डेबिट 25,000, ऐसा ही है। उसके बाद कैश और बाकी डिस्काउंट रिसीव या परचेज। यही एंट्री बनती है ना। अच्छा, वो तो काउंटर एंट्री होती है, वो एंट्री होती है जैसे एक बंदे के मैंने पैसे देने भी थे और उससे लेने भी थे, वो मेरा रिसीवेबल भी है। ये तो सिंपल मैंने क्रेडिटर को पैसे दिए हैं 24,500 और उसको देना 25,000 था, तो मैंने 25,000 सेटल करवा दिया, मतलब डिस्काउंट रिसीव किया है। ये जो लव सेटल है ना, इसका मतलब अंग्रेज, मैंने वही तो कहा अंग्रेजी पढ़ा करो, लिखा क्या हुआ है। अच्छा, एक बात का ख्याल रखें, जब भी कैश इन्वॉल्व होता है ना तो दूसरी एंट्री वो कैश के साथ पास कर रहा होता है। जैसे क्या लिखा हुआ है, 24,500 पे किया डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, उसने एंट्री पास की है परचेज डेबिट कैश क्रेडिट 24,500। एंट्री पास करनी थी, मैं यहां पर एंट्री पास करवा देता हूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, कि बाद में मैं अरेंज कर दूंगा। करेक्ट एंट्री, अकाउंट पेएबल टू कैश और 25,000 से 24,500 से। ये बात समझ लगी है? हमने 25,000 की बजाय 24,500 दिया और 25,000 की लायबिलिटी खत्म हो गई। इसकी करेक्ट रॉन्ग एंट्री उसने क्या पास की थी, उसने परचेज को डेबिट कर दिया और कैश को वो कैश की गलती जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक नहीं होती। अब हमने इसको रेक्टिफाई करना है। अकाउंट पेएबल को डेबिट करना था, नहीं किया, तो क्या करेंगे, अकाउंट पेएबल को डेबिट कर देंगे। कैश को क्रेडिट करना था, कर दिया। परचेजेस को क्रेडिट करना था 500 से, उसने 24,500 से डेबिट किया हुआ है। परचेजेस को उसने 500 से क्या करना था, क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव या परचेज होता है ना, लेकिन उसने कितने से डेबिट किया हुआ है, 24। अब क्या करें, परचेजेस को क्रेडिट कर दें 25,000 से, ये रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई। ठीक होगी बात। 24,500 से डेबिट 500 से क्रेडिट करना था ना, एक वो भी क्रेडिट करेंगे और जो 24,500 से डेबिट गलत किया है वो भी क्रेडिट करेंगे। तो यार हाँ, सेपरेट भी लिख सकते हैं, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता होता। तो हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो गई अकाउंट पेएबल डेबिट परचेजेस क्रेडिट, कितनी अमाउंट से। आप चाहे तो डिस्काउंट रिसीव भी लिख दें, कोई मसला नहीं। जन्नती एंट्री, सेल डे बुक ओवरकास्ट 30,000, इसको क्या करेंगे, सेल। अच्छा, किसी को ये भी नहीं पता चलता ना ओवर का डेबिट को, फिर भी भूल जाता है, जिसने जन्नत में ना जाना हो, क्या करता है वो, कि वो उसको यही नहीं पता चलता कि अच्छा डेबिट किया हुआ है ज्यादा या क्रेडिट किया हुआ है। तो सेल डे बुक ओवरकास्ट है तो सेल डेबिट हो जाएगी, और सस्पेंस अकाउंट
नहीं, कास्टिंग एरर के अंदर हमेशा सस्पेंस अकाउंट लिखो। An amount of 67,000 carry forward in purchase they book as 6,700। कहाँ में लिखा हुआ है परचेजेस? तो पूरी करके लिख दो, परचेज डेबिट। जो बैलेंसिंग एरर होता है ये भी हमेशा सस्पेंस अकाउंट के साथ होता है। कितना? 0300। मुख्य की बात। अच्छा, ये तो एंट्री तो शायद आपने भी पास कर ली होगी, लेकिन जब आपने सॉल्यूशन देखा होगा ना आई कैप का, फिर आप परेशान हो गए होंगे। हाँ जी, अब हमने लिखना है प्रॉफिट के ऊपर फैक्ट। तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो दो चीजें, एक है ग्रॉस प्रॉफिट और एक है, तो सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट गिवन 10500000 और नेट प्रॉफिट कितना था? ठीक होगी बात। अच्छा बताएं, फ्री सैंपल क्या करेगा जाकर प्रॉफिट को? दोनों को अफेक्ट करेगा या एक को? फ्री सैंपल बताएं। अच्छा अच्छा, देख, फ्री सैंपल आपका आज तक कभी ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर लिखा? फ्री सैंपल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कभी आज तक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर लिखा? किसकी? देखिए ना, दोनों को मैं ये बता रहा हूं कि जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है ये ग्रॉस, जो चीज ग्रॉस प्रॉफिट तक आती है उसमें मैं आपको फिंगर टिप्स पर चीजें, सेल रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड, फिर आगे जाओ ओपनिंग स्टॉक, फिर आ गया परचेजेस, परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ड, डिस्काउंट रिसीव, क्लोजिंग स्टॉक, बस। कभी उसके अंदर हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हमारे कहां आते हैं? वो अदर एक्सपेंस में आते हैं। इसका मतलब है ये जो डेबिट हो रहे हैं तो ये प्रॉफिट में क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। इसका मतलब है हम यहां पर लिख देते हैं फ्री सैंपल 25,000 ग्रॉस प्रॉफिट में नहीं आना, सॉरी, यहां पर क्या आ जाना है? नेट प्रॉफिट में से माइनस होता है। और यार खुदा का नाम मानो, सोल्यूशन देखना छोड़ दो। कितनी दफा कहा है? यकीन नहीं आता, अपने ट्रस्ट करें, इस पे ट्रस्ट। नहीं, अपने ऊपर यकीन ना करो, ये भी नहीं मैं कहता। पहले यहां पर देखो परचेजेस, बताओ दोनों पर इफेक्ट करेगा या एक में? देखिए ना, परचेज आता है ऊपर वाले पोर्शन में। अब ये देखिए, इसमें भी ऐड होगा, ग्रॉस प्रॉफिट में भी ऐड होगा और परचेजेस, तो यहां पर भी 25,000 ऐड हो जाएगा और यहां पर भी 25,000 ऐड हो जाएगा। अब मैं बताता हूं सोल्यूशन में क्या किया हुआ है। सोल्यूशन के अंदर 25,000 ग्रॉस प्रॉफिट वाला तो लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। वो बेसिकली जितना ऊपर माइनस हो रहा है उतना ही नीचे प्लस भी हो रहा है, इसलिए नहीं लिखा। हाँ जी, नहीं डंडा मारा है। ठीक होगी बात? तो आप ना, मैं इसलिए कहता हूं जब आप सॉल्यूशन समझते हो ना तो आपका टाइम जाया होता है। सॉल्यूशन बार बार ना सीखा करो, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना शुरू कर दिया करो। अब आगे देखिए, सही वाली बात आपने ड्राइंग्स तो अफेक्ट ही नहीं करता। परचेजेस, हाँ जी, 10,000 ग्रॉस प्रॉफिट में भी ऐड और नेट प्रॉफिट में भी ऐड। फिर उसके बाद ऑफिस रिपेयर, नेट प्रॉफिट में से, और फिर इसका परचेजेस, दोनों में ऐड। अब आई कैप ने भी इनमें से भी दोनों में से एक लिखा है।
क्योंकि जो प्लस माइनस होके नेट हो गया है कि आपने खर्चा बचाया, अपना टाइम बचाया। सैलरी कहां से माइनस हो जाएगी? सिर्फ नेट प्रॉफिट में से। कैरेज इन दोनों में से। ये बता दें जिसको ना समझ लग जाए ना तो आप सिर्फ 5 सेकंड हिम्मत करें, पूछ लेना तो मैं बता दूंगा, क्लियर हो जाएगा। सेल्स डेबिट हो रहा है, दोनों से माइनस होगा, 3000 है। ये एसओपीएल ना लिख देना, क्योंकि एसओपीएल तो हम ठीक कर रहे हैं। ये आपने क्या लिखना है, गेन या लॉस, गेन ऑन डिस्पोजल। ये सिर्फ नेट प्रॉफिट में आएगा। फिर परचेजेस क्रेडिट हो रहा है, दोनों में ऐड हो जाएगा। फिर सेल्स डेबिट हो रहा है, दोनों से माइनस होगा। और फिर परचेज डेबिट हो रहा है, चलो जी हमारे पास आ गया करेक्टेड प्रॉफिट। जीपी कितना आ रहा है? 1008 78 और नेट प्रॉफिट ये हमारे पास करेक्ट काम हो गया। ये पूरा सवाल करवाने का मकसद सिर्फ क्या था भला? ये जो उसने डबल अमाउंट नेट करके लिख दिया है ना, सिर्फ उसका। तो आप ये कॉन्सेप्ट कोई और चेंज ना करके बैठ जाओ। कोई सवाल या कोई पॉइंट पूछना है तो पूछे, वरना फिर आगे चलते हैं। क्या हुआ? ऑफिस रिपेयर्स तो दोबारा था। ऑफिस रिपेयर जीपी में ऐड किया? जीपी में कहाँ ऐड किया? ऑफिस रिपेयर को तो मैंने जीपी में ऐड नहीं किया। कहाँ किया? ये देखो जीपी में तो खाली छोड़ा मैंने। ऐड क्यों नहीं किया? ऑफिस रिपेयर एक्सपेंस जीपी में क्यों जाते हैं? रिपेयर एक्सपेंस कहाँ जाते हैं? अदर एक्सपेंस में। ग्रॉस प्रॉफिट तक तो फिंगर टिप पे चीजें हैं ना, वो ट्रेडिंग अकाउंट तक की चीजें हैं। नेट प्रॉफिट में जाकर माइनस होगा। थर्टी 34 में सिर्फ एक बात थी जो मेरे ख्याल में आपको पूछने वाली थी, बाकी तो सारी आप लोग कर चुके होंगे। या अगर आपने कोई बात पूछनी है, मैं सिर्फ 4th पॉइंट बताने लगा हूं। बाकी अगर आपने कोई सवाल पूछना है 34 में, वरना फिर हम आगे चले जाते हैं। अच्छा, इस सवाल के अंदर ना 34 के अंदर उसने 2 सवाल पूछे हैं। एक तो कहता है रेक्टिफाई एंट्रीज भी पास करो, और दूसरा कहता है और प्रॉफिट को भी ठीक करो। अच्छा, अगर अब मुझे बताएं, अगर मेरी जर्नल एंट्री खराब है, अगर जर्नल एंट्री गलत हो गई तो इसका मतलब है जर्नल एंट्री को ठीक करना पड़ेगा। अगर मेरा पोस्टिंग की वजह से कोई गलती होगी, मतलब मेरी लेजर में गलती हो जाए, फिर भी जर्नल एंट्री खराब होगी। जर्नल एंट्री ठीक करने का तरीकाकार क्या होता है कि अगर आपने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर गलती की है तो भी गलत, और अगर आपने लेजर में पोस्ट करते हुए गलत किया तो भी गलत, और अगर आपने ट्रायल बैलेंस गलत लिखा है तो भी गलत। पोस्टिंग, एक्सट्रैक्शन, बैलेंसिंग एरर, ये सारे एरर कहलाते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में चीज आ जाए, अगर आपका ट्रायल बैलेंस सारा ठीक है, ट्रायल बैलेंस सारा ठीक है, तो इसका मतलब है आपकी कोई एंट्री के अंदर गलती मैं ये नहीं कहा दोनों साइड बराबर है, मैंने कहा ट्रायल बैलेंस अगर ठीक है तो आपका यदि जर्नल एंट्री सारी फिर ठीक है, आपको कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एंट्री पास नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, अपनी इक्वल ना बराबर भी आ जाए तब भी तो गलत हो सकता है ना, तो इसलिए मैंने कहा है कि ठीक है, ये नहीं कि बराबर है, ठीक है। ठीक है, अब आप देखें 4th एंट्री में देखें, रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड अपेयरिंग इन ट्रायल बैलेंस। कहते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर ना अपेयरिंग इन ट्रायल बैलेंस 82,000 एंड 99,000,
कहता है आपके पास रिटर्न इनवर्ड मतलब कि से रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड मतलब कि परचेज रिटर्न आपका ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहा है इतनी इतनी अमाउंट से। डन। वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहते हैं? एसओपीएल और एसओ कहते हैं जब आप वो बना रहे थे ना तो अमाउंट ऑफ रिटर्न इनवर्ड वाज शोन एज रिटर्न आउटवर्ड एंड वाइस वर्सा। मतलब जब आप एसओसी बना रहे थे ना से रिटर्न की जगह परचेज रिटर्न की अमाउंट लिख दी और परचेज रिटर्न की जगह, लेकिन जर्नल एंट्री में कोई मसला ही नहीं है। ट्रायल बैलेंस तो ठीक है, प्रॉफिट गलत है। देखिए ट्रायल बैलेंस में बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। जब आपने ट्रायल बैलेंस से आगे एसओपीएल के अंदर जा लिखा ना तब गलत लिख दिया। तो अगर आप इसकी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एंट्री पास करोगे वो तो है ही ठीक, ट्रायल बैलेंस में तो ये ठीक जगह पे लिखी हुई है। इस एरर की वजह से आपका ट्रायल बैलेंस ठीक है। तो जब ट्रायल बैलेंस ठीक होता है तो कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एंट्री पास, गलत क्या है फिर? प्रॉफिट गलत है। आपने लिखना था से रिटर्न की जगह परचेज रिटर्न और परचेज रिटर्न की जगह से रिटर्न लिख दिया। आपने जो एंट्री पास की होगी वो एंट्री पास जरूर करना, आपको पता चल जाएगा। जैसे परचेज रिटर्न की एंट्री क्या पास होती थी? ओरिजिनल एंट्री क्या थी? ओरिजिनल एंट्री थी कि आपने करना था से रिटर्न को डेबिट कितनी अमाउंट से? ओरिजिनल 82,000 से, ऐसा ही है। और अकाउंट रिसीवेबल हो जाना था 82,000 से। ये आपको समझाने के लिए बस लिखता हूं। और दूसरी एंट्री पास करनी थी अकाउंट पेएबल डेबिट और परचेज अकाउंट पे परचेज रिटर्न क्रेडिट। पहली बात तो ये है कि भाई जनाब ये जो चीज है ना ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अकाउंट पेएबल और अकाउंट रिसीवेबल में कोई मसला नहीं। अब उसने ये सेल रिटर्न को एंट्री ठीक पास की है, लेजर भी ठीक बनाया है, ट्रायल बैलेंस भी ठीक बना है, लेकिन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा ना वहां पर गलत कर दिया। तो 82,000 की जगह कितना लिख दिया? 99,000। तो सेल रिटर्न कम लिखी या ज्यादा? लिखना था 82, लिखा कितना? 99। कम लिखा या ज्यादा? कितना ज्यादा? तो से रिटर्न क्रेडिट कर देंगे कितनी अमाउंट से? अब परचेज रिटर्न लिखनी थी 99,000, लिख दी 82,000। कम लिखी ज्यादा? कम लिखी, तो परचेज रिटर्न भी और आगे सस्पेंस अकाउंट। लेकिन ये एंट्री हमने पास नहीं करनी, एंट्री तो गलत है ही नहीं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि प्रॉफिट में इफेक्ट क्या आएगा। तो प्रॉफिट के इफेक्ट के लिए एंट्री पास करेंगे, लेकिन अगर आप उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे ना तो इसकी जगह लिखा होगी नो एंट्री। ये ऑलरेडी करेक्ट एंट्री है, इसको जरूरत एंट्री तब सही करनी है जब आपका लेजर गलत हो, ट्रायल बैलेंस गलत हो या जर्नल गलत हो, तब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एंट्री पास करते हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है ना तो सिर्फ प्रॉफिट ठीक करना बस। तो प्रॉफिट आपका गलत था लेकिन जनरल एंट्री गलत, तो ये 34,000 जाकर प्रॉफिट में ऐड कर देना और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की कोई एंट्री पास ना करना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। बाकी मेरे ख्याल में कोई चीज पूछनी है तो पूछ लो। कुछ लोगों ने ये भी एक चीज कंसीडर की थी कि सर ये डेप्रिसिएशन यहां पर डेबिट हो रही है लेकिन यहां प्रॉफिट में किसी जगह इसको नहीं लिखा हुआ, क्योंकि उसने किसको करेक्ट करवाया? हमें ग्रॉस प्रॉफिट को। तो सिर्फ वो चीजें लिखनी है जो ग्रॉस प्रॉफिट को ठीक करेंगी। तो पेपर में ना ध्यान से, इसलिए कहा जाता है पेपर में प्रॉपर नींद करके जाओ। अब वो प्रॉपर नींद कहते किसे? आपने कम से कम 1 महीना पहले सो जाना है। 1 महीना पहले अपनी रूटीन बनानी है। रूटीन कैसे बनानी है कि अगर आप ये समझते हो कि पेपर में आपने जाना है तो आपने 5 बजे उठना है या 8 बजे उठना है या 7 बजे उठना है, जितने बजे भी आपका उठने का प्लान है पेपर में या नॉर्मल रूटीन में, अगर आप 5 बजे उठते हो तो आप 5 बजे से लेकर 2 बजे तक आप नहीं सोना।
जितने बजे भी उठते हो, 7 बजे 8 बजे, लेकिन जैसी बात है पेपर में आपने अगर 9 बजे आपका पेपर स्टार्ट होना है, तो अगर आप कोई 7 बजे उठता है, आप में से कोई 6 बजे उठता है, तो 1 महीना पहले उसी टाइम पर अपना वो स्टार्ट कर दे उठना, और 2 बजे तक वो कभी ना सोया करे उसकी वजह, और उस टाइम वो अपना काम किया करे इफेक्टिवली। दिमाग हमारा है ना, ये भी एक आदत है, हमारे दिमाग की भी एक आदत होती है, उस रूटीन का दिमाग हमारा आदी हो जाता है। देखिए हमें एक खास टाइम पे भूख लगना क्यों शुरू हो जाती है, क्योंकि उस टाइम हम खाना खाते हैं। अगर हम एक खास टाइम पे सोना शुरू कर दें मुसलसल, तो उस टाइम हमें नींद आना शुरू हो जाती है। होता क्या है कि आखिरी जो कुछ दिन होते हैं ना, आप लोगों को यानी रिलैक्स कर दिया जाता है, घर में बैठ के पढ़ने के लिए टाइम दिया जाता है। आप क्या करते हो, सारी सारी रात आप पढ़ते हो, सुबह नमाज पढ़ के सो जाते हो, तो 10-12 बजे तक सोते हो, मतलब एग्जैक्ट वो टाइम आप सोए होते हो जो पेपर वाला टाइम होता है। और जब पेपर में भी जाते हो आप तो जाग रहे होते हो, दिमाग सो रहा लेकिन आपका दिमाग सो रहा होता है। जो कहते हो ना पेपर तो बहुत अच्छा हुआ, नंबर आया 25, वो इसलिए आते हैं क्योंकि आपका दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा था, और आप तो किसी काम के ही नहीं हो, दिमाग ही तो सब कुछ है। तो इसलिए अपनी रूटीन कम से कम 1 महीना पहले आपने 2-3 काम करने होते हैं। एक अच्छा पेन खरीदना होता है ब्लैक, जिसका वो इंक ना छोड़ता हो, वो जैसा ना वो डॉट सा इंक बन जाता है वो, और दूसरा उसका जो कलर हो वो बोल्ड हो। यानी ऐसा होता है ना कि 2 नंबर पेन मिल रहे होते हैं, वो लिखे तो आधा छोड़ा होता है और लाइट बोल्ड कलर भी नहीं दे रहा होता। तो ये मेरे ख्याल में 0.7 जिसकी वो विड्थ होती है ना, 0.7 mm या 0.8, 0.8 में ज्यादा ना हो जाए, तो 0.8 और या 0.7 चेक करके देख लें, फिर उसके ऊपर आप लोगों ने ना अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। अच्छा जी, आ जाए जी लास्ट कॉन्सेप्ट पे। नहीं अलाउ नहीं है पॉइंटर जी, नहीं पेन नहीं अलाउ, बॉल पॉइंट। पॉइंटर पहले तो अलाउ था, अब जब से उन्होंने ना इसको कर दिया है ना, ये हमारा ना जो पेपर है ये स्कैन हो गया ना लैपटॉप, फिर ये चेक करता है, इसमें ई मार्किंग होती है। ई मार्किंग से मुराद ये होता है कि वो ये भी चेक करते हैं, ये जो बच्चे कहते हैं ना बाद में पता नहीं रीचेक करवाते, रीचेक करवाने का कोई फायदा नहीं होता। आई कैप ऑलरेडी बहुत जबरदस्त तरीके से चेक कर रहा होता है, वो सारा पेपर स्कैन करके कंप्यूटर पे स्कैन होता है और वो बताता है कि भाई इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन इसने हल किए हैं, इतने के नंबर लग चुके हैं, और अगर कोई अनसॉल्व या अनचेक्ड रह गया ना, वो वहां बता देगा कि इसके इतने क्वेश्चन नहीं हुए। तो उसकी वजह से वो कोई मसला नहीं होता कि जो आई कैप की जो नंबर यानी क्वेश्चन चेक करने में कोई मसला हो। हाँ, ये हमेशा हुआ है कि आई कैप का जो रिजल्ट है वो एक्चुअल से थोड़ा ज्यादा आता है। मतलब अगर कोई 50% बच्चा पास हो रहा है ना, तो आई कैप 60% बच्चा पास कर रहा होता है, 10% ज्यादा बच्चा पास कर रहा होता है, जहां तक मेरा ख्याल है। वरना जो सही रिजल्ट आई कैप देना शुरू कर देना, प्रॉपर सवाल चेक करके और जो उसकी क्वालिटी मेंटेन रखे अपनी, तो रिजल्ट नीचे चला जाएगा। क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे पता है, मैं भी इसी एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा हूं, कि जो हमारा 12वीं क्लास तक पढ़ाया जाता है ना, ये पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं, किताबों को रट्टा लगवाया जाता है, हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करते। मैं वही कहता हूँ ना, वही बात, दिमाग सोया होता है। आप कभी कभी ऐसा लगता है, कभी आप अपने ऊपर भी ये अप्लाई करना कि कोई चीज आप ऐसी लिख बैठते हो जो बाद में खुद देखो तो ऐसा लगता है कि ये मुझसे नहीं लिखा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि कुछ इस तरह से एक वैल्यू थी, कुछ इस तरह से मैंने ही लिखी हुई थी सवाल करवाते वक्त, जब मैं एक ना रिकॉर्डिंग भी की जाती है अलग बैठ के, तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, थका हुआ था सारे दिन क्लास से लेकर, तो कुछ लेक्चर रिकॉर्ड करके बच्चों को भेजने थे। तो इसका आंसर मैंने कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, कुछ इस तरह से, एग्जांपल दे रहा हूं। अब मुझे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर वो वहां कैलकुलेशन की गलती है। मैंने दोबारा रिकॉर्डिंग सुनी तो इसको मल्टीप्लाई करके ये जवाब मैंने लिखा हुआ था। मैं सर पकड़ के बैठ गया कि कम से कम जवाब में 3 जीरो तो लिखता, चलो गलत करता, गलत लिख देता, क्योंकि ये तो एक बेसिक रूल है कि स्टार्ट में जितनी जीरो आ रही होती है वो आती है, और ये इस तरह की गलती हो जाती है। तो उनका ना इस दफा, मैं इस दफा कहता था कि शायद कोई ऐसा हुआ है कि कुछ, अब आई क्या भी परेशान है, बच्चे हो रहे हैं धड़ाधड़ पास,
लास्ट में 2100 बच्चा पास हो गया, 2174 बच्चा पास हो गया, 1800 बच्चा पास हुआ। ये क्या कैफ की बात कर रहा हूं। कैफ में कितने बच्चे क्वालिफाई करते थे? 500, 600, 700, 500, 600, 700। अब 2000 का मतलब क्या? 400% ज्यादा बच्चा पास होने लग गया। अब फॉर्म वाले कहते हैं कि यार इतना बच्चा क्यों पास हो रहा है? अब आई क्या कहता है कि जो पास होना है उसको तो पास करना ही करना है ना। अब पहले होता था कि बच्चे जो आते थे वो आते थे कि जो बहुत मोस्टली बच्चों को तो सीए का पता ही नहीं था। अब हर वो बच्चा जिसका मेडिकल में एडमिशन नहीं हो रहा वो इधर आ रहा है। पहले ऐसा था नहीं। पहले वो ऐसे छोटे वो ऐसे नल्ले से बच्चे आते थे वो पास नहीं होते थे। अब वो बच्चे इतने इंटेलिजेंट आना शुरू हो गए हैं, अब वो गलती करते ही नहीं है। वो है पागल, मतलब उन्हें पढ़ने के अलावा कोई काम ही नहीं है। वो सारा टाइम पढ़ते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, उनकी इंग्लिश अच्छी है। अब वो पास हो रहा है तो आई के मुझसे फेल कैसे कर सकता है? तो ये इस वजह से हाँ, इस अब आगे आने वाली जो स्कीम है ना उसमें आई के हमने स्कीम लगाई है कि थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा कर दिया है। अब बीला सीला इकट्ठा कर दिया। अब देखो पहले बीला अलग पढ़ के पास हो जाता है, सीला अलग पढ़ के। अब ये नहीं कि मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल नहीं होगा, इतना लंबा हो जाएगा कि सिलेबस कवर करते करते एक तो क्लासेस ज्यादा होंगी और एंड में जब रिवाइज करने लगोगे तब भी टाइम ज्यादा लगेगा। तो उसने R1 का सिलेबस बढ़ा दिया, R2 का सिलेबस बढ़ा दिया, उसने सारे सिलेबस ही बढ़ा दिए। सिर्फ 3 सब्जेक्ट के सिलेबस नहीं बढ़े। एक नहीं बढ़ा, टैक्स का नहीं बढ़ना, वो तो जीरो है, ऑडिट का नहीं बढ़ना और कॉस्ट अकाउंटिंग का नहीं बढ़ना। सर तो पैटर्न चेंज हो जाना इसी में। इसलिए तो नहीं, टैक्स चेंज होता रहता है, वो रेट चेंज होते हैं। जैसे अब रेट नए आ गए हैं ना, तो अब आप ये अगर आपका टैक्स अल्लाह ना करे किसी का फेल हो जाएगा, वो इसी नॉलेज से दोबारा नहीं पास कर सकता। बाकी कोई अगर फेल हो जाता है तो वो नॉलेज चल जाता है। टैक्स में तो सारे रूल्स ही चेंज हो गए। टैक्स में जो अटेम्प्ट आती है ना आपकी सितंबर में, अभी मार्च में, उसमें बंदा फेल हो जाए तो दोबारा पुराना चल जाता है क्योंकि बजट अभी नहीं आया होता। जो बंदा सितंबर में फेल होता है ना उसे सारा दोबारा पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए आपने फेल ना होना। अगर किसी ने अगली दफा टैक्स देना है तो वो फेल हो भी जाएगा तो खैर है, वो दोबारा उसी नॉलेज से ही पास कर सकता है। अच्छा, अब हम जा रहे हैं एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ। नया कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे सिलेबस में कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसी को आते हैं कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ जनरल इक्विटी या नोट्स टू द अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अच्छा ये याद नहीं है बिल्कुल ही। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 90% या 95% बराबर होती हैं। 2-3 एलिमेंट ऐसे हैं जो एसओसीआई में ज्यादा है। एक मेन उसकी हेडिंग बताऊं तो ओसीआई। ओसीआई एसओसीआई के अंदर होता है और एसओपीएल में नहीं होता। नेट प्रॉफिट तक एसओसीआई और एसओपीएल सेम है। नेट प्रॉफिट तक, नेट प्रॉफिट के आगे अगर ओसीआई आ जाए वो सिर्फ फिर उसकी हेडिंग एसओपीएल नहीं दे सकते, वो फिर एसओसीआई की हेडिंग में आता है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन और नोट्स। अच्छा होता ये है, आपने ये स्टेटमेंट बना ली, ठीक है, आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना ली, आपने स्टेटमेंट ऑफ कंपनी एसोसिएट सारा कुछ बना के जब फारिग हुए तो पता चला तो ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट ही गलत है। मतलब कुछ एरर ऐसे आए जो पहले मोस्टली ऐसा क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद एरर का पता चल जाता है तो ओके। फिर कभी कभी ऐसा होता है एसओसी और एसओएफपी के बनाने के बाद पता चलता है, या तो वो हमें कह देगा जैसे कहता भी है जीपी और एनपी ठीक कर दो और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की भी एंट्री पास कर दो। अब वो ये कहेगा कि पूरी स्टेटमेंट रिवाइज करो, इन 4 में से कोई स्टेटमेंट हमें बनाकर दे देगा और बाद में कहेगा ये गलत है।
और इसको सही करके दो। जिस बंदे को फाइनल अकाउंट आता है ना एडजस्टमेंट वाला, तो ये तो वो कर लेगा आराम से, और जिसको फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट वाला नहीं आता वो इसके लिए बड़ा मुश्किल है। और आपको ये भी नजर आ रहा होगा कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सिर्फ उसका ही रेक्टिफाई होगा जिसका पीआरसी ठीक है। जिसका पीआरसी ठीक नहीं है ना उसका ये रेक्टिफाई नहीं होना। तो पीआरसी की अकाउंटिंग, पीआरसी की क्या, अगर आपने अकाउंटिंग में आगे चाहते हो कि पास होते जाओ, अच्छे से पास होते जाओ, तो अपनी अकाउंटिंग, हर आने वाली अकाउंटिंग को अच्छा पढ़ते जाओ, आपकी हर आने वाली अकाउंटिंग आसान होती जाएगी। तो अगर आपका जिसका इंट्रो और FR1 वीक रह गया वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। सीए इंटर प्लस आर्टिकल बस इतने से गुजारा करे, जॉब करे, वो क्वालिफाई कर ही नहीं पा सकता क्योंकि बेस उसकी बहुत वीक है। हाँ, दुआएं अगर बहुत स्ट्रांग है तो फिर तो कुछ भी पॉसिबल है। ये जो अभी हम पढ़ेंगे कि एसिड डिस्कशन जी, ये पास पेपर पढ़े हमने सारे। ये तो फाइनल अकाउंट इतना मुश्किल होता था पीआरसी, वो उस वक्त मुश्किल होता था, तब आपने कुछ पढ़ा नहीं हुआ। ये वैसा तो है। हाँ, अगली क्वेश्चन तो करने लगे ना। नहीं, वो अगर ये पहले पढ़ते ना, फाइनल अकाउंट ना पढ़ा होता तो ये मुश्किल लगना था। वो हम पहले फाइनल अकाउंट पढ़ चुके हैं, और फाइनल अकाउंट की जो हमने अप्रोच है ना, वो हमने एंट्री अप्रोच पढ़ी थी, इसलिए वो जो बेस है वो बन चुकी है। इसलिए ये आपको रेक्टिफिकेशन वाला ऑफ एरर वाला आसान लगता है। आई कैप के रिमार्क्स देखिए तो वो कहेगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और एमसीक्यू सबसे कम नंबर आते हैं बच्चों के। वो सिर्फ दो वजह से, फाइनल अकाउंट अच्छा नहीं पढ़ के आते और आई कैप की किताब को कम पढ़ते हैं, बस ये दो वजह। चले आ जाए फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर, दो क्वेश्चन मैं करवाता हूं, एक एसओसीआई का और एक एसओएफटी का, और 3 क्वेश्चन टोटल है, फिर एक आप करना। सबसे पहला सवाल मैं करवाने लगा हूं 35, मुश्किल हो जो आसान हो। एक एसओएफटी का करवा देता हूं और एक एसओसीआई का। कहता है बुक कीपर हैज प्रोड्यूस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, ये तरीकाकार सुन ले कैसे करना है। अगर आपको स्टेटमेंट गिवन है, सबसे पहले देखना है फॉर्मेट ठीक है या नहीं। अगर आपको स्टेटमेंट गिवन है और वो कहता है कि इसमें गलतियां हैं, तो सबसे पहले क्या देखना है, फॉर्मेट। अगर फॉर्मेट ठीक है तो उसको एज इट इज पेपर में लिख देना, क्योंकि वैल्यू चेंज करनी है ना, एज इट इज पेपर में लिख देना। अगर फॉर्मेट गलत है तो सही फॉर्मेट करके लिख देना। कैसे स्टेटमेंट को ठीक करना है, पहले फॉर्मेट देखना, अगर फॉर्मेट ठीक है तो कॉपी कर देना, अगर फॉर्मेट गलत है तो सही फॉर्मेट करके लिख देना। जैसे आप सवाल पढ़ने लगे हम, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट में लिखा हुआ है इन्वेंट्री, लिखा होता है ट्रेड रिसीवेबल, लिखा होता है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स उसने करंट एसेट में लिख दिया है, इसको ठीक करके लिख देंगे। सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट के बारे में मैंने इंपॉर्टेंट लिखा, इसको ठीक करने का तरीका होता है, या आप इसका लेजर अलग से बना दें, या यहां इसमें रहकर भी ठीक हो सकता है। बस एक बात का ख्याल रखना है, अगर सस्पेंस अकाउंट एसेट्स के अंदर है तो इसका ब्रॉडाउन डेबिट साइड पर है, अगर सस्पेंस अकाउंट लायबिलिटी साइड पर है तो फिर इसका ब्रॉडाउन, क्योंकि एसेट्स हमारे डेबिट होते हैं और लायबिलिटीज हमारी क्रेडिट होती है। सस्पेंस जैसे वो ट्रायल बैलेंस में कहते थे, फिर वो कहता है कैश आपका 700 है, अगर सस्पेंस अकाउंट डेबिट एसेट साइड पर लिखा हुआ है तो इसका क्या, उसका बैलेंस क्या है, डेबिट। और अगर सस्पेंस अकाउंट लायबिलिटी साइड पर लिखा हुआ है तो क्रेडिट। ब्रॉड उनकी बात कर, वो बैलेंस इसको खत्म करना होता है ना, हमने सस्पेंस कोड बनाकर। आगे चलते हैं, कैपिटल लोन ट्रेड पेबल बैंक ओवरड्राफ्ट और प्रॉफिट फॉर द ईयर। कहते हैं जॉन समिताना द प्रोप्राइटर इज अनहैप्पी with the statement of financial position and ask you to revise it। कहता है आपको, कहता है कि इसको रिवाइज करो। किसको रिवाइज करना है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए फॉर्मेट में गलती थी, उस गलती को ठीक करके एज इट इज हम लिखते हैं। आगे इस एरर को बाद में देखते हैं। यहां पर हम लिख देंगे जनाब नाम जॉन समिताना,
दूसरे में फोटो के लिए एब्रीविएशन लिख सकते हैं पूरा सी में कुछ एब्रिविएशन इस्तेमाल कर सकते हो। इमीडिएट का एडिट कर सकते हैं इमीडिएट का एडिट और नहीं इतना भी, हाँ वो कर सकते हैं, ऐसे कर सकते ये तो होता है हैं। डेट क्या है जनाब? 31 दिसंबर 2000 जी। नॉन करंट एसेट कितने लिखे हुए जी? नॉन करंट एसेट 208 72। 208 अच्छा ये किसी कॉलम के नीचे नहीं लिखा मैंने, क्योंकि ये गलत है। हो सकता है इसमें, अगर इसमें कोई एडजस्टमेंट होगी तो एडजस्ट करके लिख दूंगा, और अगर एडजस्टमेंट नहीं होगी तो एज इट इज लिख। नॉन करंट एसेट के बाद हमारे पास आ जाते हैं करंट एसेट्स। इन्वेंट्री कितनी कीमत है? 188। ट्रेड रिसीवेबल 26,000। फिर उसके बाद ड्राइंग्स में तो लिखनी नहीं, सस्पेंस अकाउंट भी नहीं लिखना, कैश 700। सस्पेंस अकाउंट क्योंकि वो एरर है ना, सस्पेंस अकाउंट एरर की वजह से होते हैं, तो एरर तो हमने ठीक कर देने, तो सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। उसके बाद टोटल एसेट्स। अच्छा एक लाइन हमेशा छोड़ के लिखना है, इसकी वजह कि अगर कोई ऐसा एसेट आ जाए जो इस अंदर इसके अंदर ना हो तो हम अलग से लिख सकें। फिर उसके बाद हमारे पास आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। पहले इक्विटी, कैपिटल कितना लिखा हुआ जी? प्लस करेंगे, नेट प्रॉफिट सही करके लिख देंगे, नेट प्रॉफिट सही करके लिख देंगे, माइनस ब्रांच कितनी है? 8260। नॉन करंट लोन है हमारे पास कितना? 20,000। करंट लायबिलिटी कितना? क्या क्या है? ट्रेड पेएबल, फिर 14,634 14,634 डन। अब हमारे पास आ जाएगा टोटल इक्विटी, एक लाइन छोड़ के, टोटल इक्विटी एंड। अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि स्टेटमेंट ठीक करना है, आपने कॉपी पेस्ट करना है सही फॉर्मेट के साथ, कॉपी पेस्ट करके वैल्यूज ये लिखो या ना लिखो कोई मसला नहीं। लिखने का मकसद ये है कि हमारा सवाल थोड़ा जल्दी हल हो जाएगा। अब हमने काम करना है, एंट्री पास करते जाएंगे और वो एंट्री जिसको गलत करेगी या सही करेगी उसको ठीक कर देंगे। अब ये हमारा वर्किंग वाला पोर्शन स्टार्ट होने लगा। सबसे पहले वो कहते हैं द सस्पेंस अकाउंट बैलेंस रिप्रेजेंट द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस। कहता है जो सस्पेंस अकाउंट है ना वो डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस। यकीन करने के लिए आप लोग अपने पास एक सस्पेंस अकाउंट का लेजर बना लो, ना भी वे कहे तो भी बना दो। ब्रॉडन कितना है उसका? कितना? डेबिट साइड पर क्यों लिखा? अब पहली एंट्री पढ़ो जरा,
Purchase day book total 4130 was posted to the purchase account 4130, although correct entry made in the payable account. Purchase day book अक्टूबर में 4130 posted to purchase account 4310, ज्यादा परचेज लिख दिए कम कर दो. Suspense account debit, Purchases credit. purchase account credit. ठीक होगी बात. उसके बाद नेक्स्ट इन्वेंट्री शीट ओवरकास्ट. इन्वेंट्री शीट ओवरकास्ट, स्टॉक ज्यादा लिख दिया, कम करना है. स्टॉक क्रेडिट कर देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट कर देंगे, क्योंकि स्टॉक जब भी ठीक करना है कॉस्ट ऑफ सेल के साथ ठीक करना है. कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, स्टॉक क्रेडिट कितने से? कैश शुड बी 110, लेकिन आपने कितना लिखा हुआ है? 700. कहता है कैश 110 होना चाहिए, आपने लिखा हुआ है 700. ज्यादा लिखा हुआ है या कम? कितना ज्यादा? तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 500, fixture and fitting account balance 4600 has been omitted from the trial balance. फिक्सर एंड फिटिंग ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गए, तो आप लिख दो फर्नीचर डेबिट सस्पेंस अकाउंट फर्नीचर एंड फिटिंग. Interest for the half year on the loan account has not been paid and not been recorded. लिखा हुआ है ना, no provision has been made. इसका मतलब है 6 महीनों का इंटरेस्ट ना लिखा है जो पेएबल है, और ना ही रिकॉर्ड किया, ना फाइंड किया ना रिकॉर्ड किया. इसका मतलब है 6 महीने का इंटरेस्ट अगर अक्कर हो जाए तो हम एक तो अगर पे कर दे तो एक्सपेंस में लिखते हैं, लायबिलिटी में नहीं. अगर इंटरेस्ट ऐसा जो अक्कर हो जाए अभी तक पे ना करो तो वो लायबिलिटी में भी लिखेंगे और फाइनेंस कॉस्ट के अंदर भी लिखेंगे. तो हम इसको इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, बल्कि यहां पर ही एंट्री पास करते हैं, एक ही बात है. आपका जितना एक्सपेंस इंटरेस्ट बनता है आपने ना पे किया हो तो अनपेड इंटरेस्ट हो गया. अनपेड इंटरेस्ट क्या करते हैं? इंटरेस्ट में ऐड और करंट लायबिलिटी, इंटरेस्ट में ऐड और करंट लायबिलिटी. और ये 1200 कैसे आया ये देख लो. 20,000 हमारे पास अमाउंट है, इसका 12% है, लेकिन 6 महीनों का अनपेड है. हाँ जी, इंटरेस्ट नहीं, वो लोन है, अल्लाह के बंदे लोन है. 12% रेट है 12%, रेट 12% है, लोन की अमाउंट 20,000. मतलब आपने लोन लिया 20,000 का, 12% इंटरेस्ट के ऊपर साल का, तो 6 महीने का अनपेड है. अच्छा आप जरा एंट्रीज 6 महीने का है ना, अक्कर ही 6 महीने का हुआ है. अब पहले ना सस्पेंस अकाउंट को खत्म कर दें. ये सिर्फ अपने के लिए करना है, जरूरी नहीं है. सस्पेंस अकाउंट पहले डेबिट हो रहा है, ये रिक्वायरमेंट में नहीं था इसलिए मैं रफ सा कर रहा हूं. फिर उसके बाद डेबिट हो रहा है 590 से, फिर क्रेडिट हो रहा है 40, और अगर इसका टोटल करेंगे तो ये बराबर बराबर आ जाएगा. इसका मतलब है जो एरर था वो खत्म हो गया पूरी तरह. दूसरा, जरूरी नहीं बट मेरी सजेशन है, नेट प्रॉफिट की वर्किंग अलग कर लिया करो. जो क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट गिवन है वो ठीक है, वो तो गलत है क्योंकि ये एरर आए हुए. तो हम लिखेंगे प्रॉफिट गिवन हाँ जी, जो प्रॉफिट गिवन है वो कितना है? 18,400. हाँ जी बताएं जरा.
इस सस्पेंस की वजह से प्रॉफिट को फर्क पड़ेगा, परचेज की वजह से। कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल हमारा एक्सपेंस होता है। स्टॉक, ये जो कॉस्ट ऑफ सेल का इफेक्ट आया है वो इसी स्टॉक की वजह से तो आया है। फिर कैश से नहीं, फर्नीचर सस्पेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये आपका करेक्टेड प्रॉफिट आ गया। हाँ जी, 18,400 प्लस 181। अब एक बार फिर दोबारा नोट कर लो यहां तक, फिर आगे मैं पढ़, एक बार नोट कर लो। ये फाइनल कौन जैसे मिली है, इतना मुश्किल होता है। हो गया, वो पढ़ाया मुश्किल था, इतना मुश्किल होता नहीं। वो पढ़ाया इसलिए जाता है कि कहते हैं ना कि बंदे को ज्यादा तकलीफ हो जाए फिर छोटी तकलीफें कम फील होती है। अब जब घर जाते हो ना गर्मी से, घर में सिर्फ जब एंटर ही होते होगा ना तो आपको एक सुकून सा फील होता होगा, लेकिन अगर आप एसी से उसी छांव में आओ ना, एसी में बैठे रहो उसी छांव में जाओ फिर, तो यही वजह होती है इसमें। अच्छा सवाल दोबारा देखें, वापस आओ। एक तो आपने जो स्टेटमेंट गिवन होगी उसकी कॉपी पेस्ट करना है, अगर स्टेटमेंट ठीक करनी है। स्टेटमेंट चेंज लिक्विडिटी भी हो सकता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हो सकती है, और एसओसी और एसओएफपी भी हो सकता है। उसके बाद एंट्रीज पास कर लेनी है बस। अब इस एंट्रीज को आप मुझे बताएं, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट में चला गया, परचेज किस को सही करता है, प्रॉफिट को या एसओएफपी के किसी एलिमेंट को? हो गया ठीक। कॉस्ट ऑफ सेल भी प्रॉफिट को ठीक करेगा। स्टॉक क्रेडिट हो रहा है, स्टॉक क्रेडिट हो रहा है, कम हो रहा है ज्यादा, कम हो रहा है। ये आपने स्टॉक लिखा हुआ है, इसमें से 2000 माइनस कर, बात समझ रही है ना? जो एसओएफपी का एलिमेंट है, जो डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, वो अपने जाकर एलिमेंट में प्लस या माइनस हो जाएगा। अपनी एंट्री से ही देखना है सब कुछ। फिर देखिए सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट में चला गया, कैश 590 से क्रेडिट हो रहा है, 590 से क्रेडिट कर दो। फर्नीचर 4600 से डेबिट हो रहा है। इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट में चला गया, इंटरेस्ट पेएबल लायबिलिटी में जाएगा, तो जाकर लायबिलिटी में एक कॉलम ऐड कर दें, खत्म हो गया। अब जो चीज आपकी चेंज नहीं हुई वो एज इट इज आ जाएगी, और जो चीज चेंज हुई है उसको सही करके लिखिए। अब आए जरा, टोटल एसेट्स बताया कितने आएंगे? 76808। इन्वेंट्री आपकी कितनी हो गई? 16,826। डेटर आपके वही रहे 26,216, और ये हो गया 110। करंट एसेट को टोटल करके बता दें। 431,5। इन्वेंट्री में 2000 माइनस करके लिख दिया, रिसीवेबल में गलती नहीं थी, लेकिन पेपर में जब आएगा तो रिसीवेबल में लाजमी गलती होती है, और कैश भी ठीक कर दिया। अब हमारे पास आ गया टोटल एसेट्स 119966। क्या किया हमने? जो चीजें गलत थी उनको ठीक करके लिख दिया। क्या आपका कैपिटल गलत था? प्रॉफिट गलत था, वो हम ठीक कर चुके हैं।
15380 15380। तो कैपिटल में सही नेट प्रॉफिट ऐड कर दें और ड्राइंग्स माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा इक्वल 573 डबल। ये हमारा एज इट इज आ गया। इसमें भी कोई गलतियां नहीं है, इनको भी प्लस करके लायबिलिटी में लिख दो। 26,782 प्लस 14,634 प्लस 1,200 61 ये हमारे पास करेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन गई। अब ये आपका टोटल सॉल्यूशन है। ये आप दोनों वर्किंग है और ये आपका सॉल्यूशन। सस्पेंस अकाउंट से ये पता चल जाता है कि कोई बैलेंस रह तो नहीं गया। अगर इक्वल नहीं आता तो इसका मतलब है या तो कोई स्टेट एरर रह गया या कोई वजह से लॉस आ गया था एक दफा। आपकी पेपर में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम बना के दे सकता है और उसको कहेगा इसको रिवाइज करो। रिवाइज करने का क्या तरीका है, पहले कॉपी करके एंट्रीज जिस एलिमेंट का नाम आ रहा है उस एलिमेंट को जाकर प्लस माइनस करते। ये अगर पेपर में अभी तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अकेला है ना तो वो तकरीबन 8 एक नंबर का आ रहा है, और अगर ये किसी स्टेटमेंट के साथ मिलके आएगा तो फिर मिनिमम 12, 15 या 16 नंबर होगा। इक्विटी को गलत करके दे सकता है, वो स्टेटमेंट चेंज इक्विटी गलत दे देगा और कहेगा इसको रिवाइज करो। एसओएफई या एसओपीएल गलत बना के दे देगा, कहेगा इसको रिवाइज करो। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर सिर्फ एंट्रीज आती है तो 8-10 नंबर की आती है, लेकिन अगर रिवाइज कोई भी स्टेटमेंट रिवाइज करवाएगा फिर ये नंबर ज्यादा देगा। क्योंकि उसे तो यही लगता है ना कि आप लोगों का फाइनल अकाउंट बहुत अच्छा है। अब उसे क्या पता। अच्छा ये आपने खुद करना है 36, ये भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को रिवाइज करना है। होमवर्क में दे दूं 37, इसमें एसओपीएल बना हुआ है, आपने इसको ठीक करना है। मतलब सेल्स डेबिट हो रही है तो सेल में से माइनस कर देंगे। मैं फॉर्मेट बना देता हूं, आपने जब इसको कॉपी पेस्ट मारना है ना, रेवेन्यू लिखना है, कॉस्ट ऑफ सेल की ऐसे करके रेवेन्यू की वैल्यू इसके साथ लिख देनी है, कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू इसके साथ लिख देनी है। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिखना। ग्रॉस प्रॉफिट क्योंकि जब नई सेल आएगी, नई कॉस्ट ऑफ सेल आएगी, उनको माइनस करके आएगा। तो जब आपने जो फॉर्मेट कॉपी करोगे उसके साथ ना तो ग्रॉस प्रॉफिट लिखोगे, ना ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखोगे, और ना ये बाकी सारा एज इट इज कॉपी पेस्ट करके जब ये दोनों ठीक हो जाएंगी फिर इसको नया जीपी आ जाएगा। फिर जब ये वैल्यू ठीक हो जाएगी नया ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, ये वैल्यू ठीक हो जाएगी नया नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है जनाब, चले जी फिर ऐसे तो ऐसे सही।